हेलो बच्चों, आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के सिविक्स की पुस्तक जिसका नाम है राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था, और इसके चैप्टर 7 में हम कुछ सामाजिक समस्याओं के बारे में जानेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अर्थात वह समाज में अपने आसपास के लोगों के बीच में रहता है और समाज में ही उसे हर प्रकार की खुशी और सुख मिलता है। कोई समस्या आने पर वह अपने समाज के लोगों के बीच में ही उसका समाधान भी ढूंढता है। निश्चित रूप से व्यक्ति और समाज का एक दूसरे के साथ अन्योन्याश्रय संबंध है और एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। किंतु कभी कभी हमारे समाज में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनका कहीं भी किसी व्यक्ति पर उचित प्रभाव नहीं पड़ता और उसे निंदनीय कहा जाता है। इस पाठ में हम कुछ ऐसी समस्याओं की चर्चा करेंगे जैसे कि बाल विवाह, नशाखोरी, बाल श्रम और मानव व बाल तस्करी। बच्चों, आज हम जिन समस्याओं को पढ़ेंगे उनमें से सबसे प्रमुख समस्या है बाल विवाह। बाल विवाह, जैसा कि नाम से ही आप जान पा रहे हैं कि विवाह की निर्धारित आयु से पहले ही बच्चियों का विवाह कर देना। इनसे वे शारीरिक और मानसिक रूप से शोषित होती हैं और कमज़ोर होती जाती हैं। यहाँ सबसे पहले हम आपको 2 कहानी बताएंगे जिन कहानियों में ऐसी ही समस्याओं का वर्णन है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक लड़की है कल्पना, जिसने अपनी सहेली सीमा को एक पत्र लिखा कि सीमा, प्रिय सीमा, कई वर्ष बीत गए तुमसे मिले, इस दरमियान तुमसे कोई बात नहीं हुई और तुम्हारा पता मुझे बहुत मुश्किल से मिल पाया। मुझे अपने स्कूली दिनों के खुशी के लम्हे आज भी याद हैं। हम दोनों पढ़ाई में अच्छे थे और परीक्षा में हमारे बीच मुकाबला होता था। हम अपने भविष्य के लिए कई सपने देखते थे, परंतु अब मेरी आशाएं और सपने सिर्फ मेरे बच्चों के लिए है। तुम्हें तो याद होगा ही कि जब मैं सिर्फ 7वीं कक्षा में थी उसी समय मेरी शादी कर दी गई और मैं शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन परिवार और समाज के दबाव में मैं झुक गई। मैं 15 साल की ही थी जब मेरी बेटी का जन्म हुआ और उसके बाद 2 वर्ष के बाद ही मेरे दूसरे बच्चे, मेरे बेटे का जन्म हुआ। मैं हमेशा अपने बेटे को लेकर चिंतित रहती हूँ। हम चारों के लिए खाना जुटा पाना भी मुश्किल का काम होता है, क्योंकि मेरे पति शहर में रिक्शा चलाते हैं और तुम समझ सकती हो कि कोई भी रिक्शा चालक कितना कमाता होगा। समस्या तब बढ़ जाती है जब वह अस्वस्थ हो जाता है और मेरा बेटा जन्म से ही मानसिक रूप से कमज़ोर है। रुपये के अभाव में मैं उसका समुचित इलाज नहीं करवा पाती और मेरा स्वास्थ्य भी प्रायः खराब रहता है। मेरी बेटी इस समय 4ठी कक्षा में पढ़ती है, लेकिन अगले साल से मैं उसका स्कूल जाना बंद करवा दूंगी क्योंकि मैं घर का काम नहीं संभाल पाती। बच्चों, इस पत्र से आप समझ पा रहे होंगे कि कम उम्र में विवाह हो जाने के कारण उसके बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ पैदा नहीं हुए और बहुत जल्द ही वह खुद ही शारीरिक रूप से अक्षम हो गई। और चूँकि उसकी शादी कम उम्र में हो गई थी, गरीब परिवार की थी, तो उसका पति एक साधारण सा रिक्शा चालक है और कम कमा पाने के कारण वह अपने बच्चे को ना ही स्कूल भेज पा रहा है, ना ही अपने छोटे बेटे को कोई अच्छी स्वास्थ्य सुविधा दे पा रहा है। इसी की दूसरी कहानी में आप सीमा की चिट्ठी देखें। सीमा उस पत्र के जवाब में कल्पना को लिखती है कि प्रिय कल्पना, 1 महीना पहले तुम्हारा पत्र मिला। व्यवस्थावश में ससमय पत्र नहीं लिख सकी। तुम्हें तो पता ही है कि मैं गढ़वा में एक विद्यालय में अध्यापन का कार्य करती हूँ और मेरे पति भी बैंक अधिकारी हैं। मेरी 6 माह की एक बेटी है, वह मम्मी पापा की लाडली है। हम उसे अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं और हम दोनों की आमदनी इतनी है कि हम उसे किसी अच्छे संस्थान में पढ़ा सकते हैं। हम उसकी छोटी बड़ी सभी आवश्यकताओं का ख्याल रखते हैं। हम 3 लोगों का परिवार बड़े मज़े से चल रहा है। रविवार या अवकाश के दिनों में हम नज़दीक कहीं घूमने निकल जाते हैं और साल में 2 बार हम बाहर की भी सैर कर लेते हैं। भगवान ने हमें बहुत सारी खुशियाँ दी हैं और हम चाहते हैं कि हमारे दिन ऐसे ही बीतें। तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा रहेगी, ऐसा सीमा लिखती है। अब इस दूसरे पत्र से आप समझ पा रहे हैं कि सीमा ने बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई की और एक अच्छी उम्र में उसका विवाह हुआ
उसके पति भी एक अधिकारी हैं, दोनों की अच्छी आमदनी है और उनकी सिर्फ एक छोटी सी बेटी है जिसका वो पालन पोषण बड़े अच्छे से कर पा रहे हैं। तो यहाँ आपने बाल विवाह की समस्या को देखा। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है और बाल विवाह का संबंध आमतौर पर भारत में कुछ समाज में प्रचलित सामाजिक प्रक्रियाओं से जोड़ा जाता है। कानूनन विवाह योग्य आयु लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है। बच्चों, आपको ये भी जानना चाहिए कि अभी कुछ दिनों पहले ही हमारी सरकार ने लड़कियों के भी विवाह की आयु 21 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा है। लेकिन इस कानून के बावजूद बाल विवाह के मामले आए दिन हमारे सामने आते रहते हैं और इस तरह के अधिकतर मामले खराब सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि में ही देखने को मिलते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती कि वे अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर सके। इसलिए ऐसे माता पिता अपनी बच्चियों की आयु कम आयु में ही विवाह करके उनसे निश्चिंत हो जाना चाहते हैं। वस्तुतः बाल विवाह कानून की दृष्टि से एक अपराध है और इसके अनुसार यदि 21 वर्ष से कम आयु के लड़के और लड़की की शादी कर दी जाती है तो यह दंडनीय होता है। बाल विवाह निषेध कानून के तहत इस तरह की शादी करवाने वाले या योगदान देने वाले व्यक्ति वर एवं वधू पक्ष के माता पिता, रिश्तेदार, बाराती और विवाह करवाने वाले पंडित भी दंड के भागी होते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम का उल्लंघन है। इसका नकारात्मक प्रभाव लड़के और लड़कियों दोनों पर पड़ता है। इसके फलस्वरूप उनका शारीरिक स्वास्थ्य, विकास, मानसिक और भावनात्मक स्थिति, शिक्षा इत्यादि पर भी पड़ता है। कम उम्र में शादी के फलस्वरूप जो बच्चे पैदा होते हैं वो कमज़ोर पैदा होते हैं। इसका एक दुष्प्रभाव यह होता है कि इससे बाल मृत्यु दर अधिक होती है। कम उम्र में लड़कियां मां बनने के कारण अपने दायित्वों का निर्वहन भी अच्छी तरह से नहीं कर पाती हैं, क्योंकि शारीरिक और मानसिक रूप से उतनी सक्षम नहीं होती हैं। सरकार बाल विवाह को रोकने के लिए कई कदम उठा रही हैं। शिक्षा के विस्तार के जरिए, विभिन्न संचार माध्यमों में विज्ञापन के द्वारा, नुक्कड़ नाटकों के द्वारा, कार्यशालाओं के द्वारा भी बाल विवाह से होने वाली हानियों को बतलाया जा रहा है। पाठ्य पुस्तकों में बाल विवाह के नकारात्मक प्रभाव को शामिल किया जा रहा है ताकि बच्चों को भी इसकी अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। बाल विवाह की रोकथाम के लिए बाल विवाह अधिनियम 2006 में निम्न प्रावधान किए गए हैं। सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए 2006 में एक अधिनियम लाया था जिसका नाम रखा गया बाल विवाह अधिनियम, और उसमें निम्न प्रावधान है। सबसे पहले है कि बाल विवाह उसे कहते हैं जब लड़के एवं लड़की का विवाह का आयु क्रमशः 21 और 18 वर्ष से कम हो तब। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 21 वर्ष से कम है और वह किसी 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की से विवाह करता है तो इसे कानूनन अपराध माना जाएगा। ऐसी घटना होने पर उस व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई जा सकती है। यदि लड़की के माता पिता इस विवाह को अनुमति देते हैं अथवा विवाह के संयोजन में सहायता प्रदान करते हैं या विवाह को रोकने में असफल होते हैं तो भी वे दंड के भागीदार होते हैं। अगर कोई पुरोहित ऐसा विवाह संपन्न करवाता है तो वह भी दंड का भागीदार होता है। बाल विवाह को रोकने के लिए कोई व्यक्ति प्रथम दर्जे के जिला न्यायाधीश के पास याचिका दायर कर सकता है और झारखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी को बाल विवाह निवारण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है तथा ऐसे मामलों की शिकायत उनके पास भी की जा सकती है। चौथा बिंदु है कि बाल विवाह से पीड़ित व्यक्ति पारिवारिक या जिला न्यायालय से ऐसे विवाह को अमान्य घोषित भी करवा सकता है। यदि किसी की शादी तय उम्र से कम समय में हो जाए तो वह व्यक्ति जिला न्यायालय में जाकर अपनी शादी को अमान्य घोषित करवा सकता है। बच्चों, अब हम यहाँ दूसरी सामाजिक समस्या नशाखोरी के बारे में जानेंगे।
नशाखोरी में जानने से पहले आप यहाँ रोहित की कहानी को सुने। रोहित 14 साल का एक लड़का है। वह 8वीं कक्षा में पढ़ता है। कक्षा में वह बहुत मेहनती और मेधावी है। पढ़ाई के अलावा विद्यालय की अन्य गतिविधियों में भी वह भाग लेता है। वह फुटबॉल का एक अच्छा खिलाड़ी भी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह बदला बदला लग रहा है। अपने दोस्त महेश के कहने पर वह नशा करने लगा है, जिस कारण उसके व्यवहार में कई परिवर्तन आ रहे हैं। वह अब शारीरिक रूप से कमज़ोर दिख रहा है और बात ही बात में उग्र यानी कि गुस्सा हो जाता है। विद्यालय का एक शालीन लड़का कभी कभी छोटी बातों को लेकर बहस भी करने लगता है। अब ना तो उसे पढ़ाई में मन लगता है, ना ही किसी अन्य गतिविधि में। एक दिन रोहित के शिक्षक मिस्टर अशोक ने उसे अलग से बुलाया और उससे मैत्रीपूर्ण भाव से बात की। शिक्षक ने उसे अपनी समस्या बताने को कहा। रोहित अंत में रोने लगा और उसने अपनी पूरी कहानी बता दी। मिस्टर अशोक ने उसे प्यार से समझाया और परामर्श दिया। उन्होंने रोहित के माता पिता से बात की और धैर्यपूर्वक उसका साथ देने और सहयोग करने को कहा। उसका सहयोग, माता पिता का सहयोग उसे नशा छोड़ने में काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ। कुछ ही दिनों में रोहित के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा और उसका व्यवहार भी पहले से अच्छा हो गया। अब उसे पढ़ाई तथा विद्यालय के अन्य कारणों में मन लगने लगा। तो अब आप देखें कि ये नशाखोरी क्या है और इसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं। रोहित की कहानी को पढ़ने के बाद आपने जाना कि यह कहानी नशाखोरी पर थी। आज देश की युवा पीढ़ी पश्चिमी सभ्यता में रंगने की होड़ के चलते नशाखोरी में संलग्न हो रही है। युवाओं में फैलती नशाखोरी देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। नशा एक ऐसी समस्या है जिसमें नशा करने वाले के साथ साथ उसका परिवार भी बर्बाद हो जाता है और परिवार से समाज, समाज से देश का निर्माण होता है। इसलिए परिवार की बर्बादी का असर देश पर भी पड़ता है। नशाखोरी एक गंभीर सामाजिक और स्वास्थ्य समस्या है। नशाखोरी के लत के कारण टीबी, हेपेटाइटिस बी, कैंसर और पागलपन जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। नशाखोरी के कारण लोगों में आपराधिक प्रवृत्ति का जन्म होता है और समाज में रहने वाले अपराधों के कारणों में नशाखोरी एक प्रमुख कारण है। बच्चों, ये नशाखोरी क्या है और किशोर ऐसा क्यों करते हैं, ये अब हम जानेंगे। नशाखोरी का अर्थ है किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करना, जैसे तंबाकू, गुटखा, शराब या अन्य तरह के मादक पदार्थों का सेवन। तो हम देखेंगे कि बच्चे ऐसा क्यों करते हैं। सबसे पहले बच्चे वयस्कों की नकल करते हैं। वे अखबार में या दूरदर्शन पर ऐसे विज्ञापन देखते हैं जिसमें नशे की लत को प्रसारित करके दिखाया जाता है, तो बच्चे भी उसके नकल करने की कोशिश करते हैं। तंबाकू या शराब के कंपनियों के आकर्षक विज्ञापन को देखकर उससे प्रभावित होकर भी बच्चे नशा करते हैं। अभिभावक एवं बच्चों के बीच संवादहीनता के कारण यदि बच्चे और माता पिता के बीच में आपस में अच्छे से नहीं बन रही हो तो कुछ बच्चे दुष्प्रभावित होकर नशे का सेवन करते हैं। मित्रों के दबाव से भी बच्चे ऐसा करते हैं। निराशावादी परिस्थितियों से बचने के लिए कोई बच्चा जो कुछ अच्छी सोच रखता हो और उसकी सोच पूरी नहीं हो पाती तो वो निराश हो जाता है और वो इस स्थिति में नशा करने लगता है। परिवार में यदि नशाखोरी का माहौल हो तब भी बच्चे प्रभावित होकर नशा करते हैं। परीक्षा में असफलता पाने के बाद भी कुछ बच्चे जल्द ही मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं और उससे बचने के लिए नशे का सहारा लेते हैं। आसानी से नशीले पदार्थों की उपलब्धता होने पर भी बच्चे नशा करते हैं और ये गलत धारणा अपना लेना कि नशापन से ताकत में वृद्धि होती है, कुछ लोग नशे का सेवन करते हैं। बच्चों, अब हम नशाखोरी के क्या दुष्प्रभाव हैं इसके बारे में जानेंगे। नशा करने से एकाग्रता में कमी आती है, आपको पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग सकता है, स्मरण शक्ति में भी कमी आती है, स्वयं पर नियंत्रण कम हो जाता है, स्वच्छता में कमी, जो लोग नशे करते हैं उन्हें अपना आभास नहीं होता और वो जहाँ तहाँ गंदे संदे पड़े रहते हैं, शरीर का वजन कम हो जाता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती हैं, कई तरह की बीमारियों से लोग ग्रसित हो सकते हैं और नशा करने वाले लोग
जब उनके पास पैसे नहीं होते कि वो नशा कर सकें, तो वो अपराधी प्रवृत्तियों का यहाँ पर जन्म होता है। इसके लिए वे चोरी और लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। वास्तव में नशे का सेवन एक गलत आदत है और इससे कभी भी लाभ नहीं होता। अतः हमें नशे के सेवन से हमेशा बचना चाहिए। कहा जाता है कि खुद से करो प्यार और नशे से करो इनकार। नशा एक ऐसी लत है जो एक बार किसी को ले जाए तो उसे मौत के मुंह तक ले जा सकती है। बच्चों, आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जून को मनाया जाता है। बच्चों, अब हम नशाखोरी से बचने के क्या उपाय हैं इसके बारे में जानेंगे। नशे के आदी हो चुके किशोरों को अपनी समस्या को अपने माता पिता या शिक्षकों को बताना चाहिए ताकि वे उनकी मदद करें और उस समस्या से वापस निकल सकें। नकारात्मकता से उन्हें बचना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर नशाखोरों को चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। नशा मुक्ति केंद्र की भी परामर्श ली जा सकती है और नशाखोरी की ओर प्रेरित करने वाले सदस्य या मित्रों से दोस्ती करने से हमें परहेज करना चाहिए। बच्चों, आज के क्लास में इतना ही। आगे की समस्याओं के बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक आप अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।